हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज जो है हम जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स और जो टिपिकल या एप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके नोट्स में से या आपके पीवाईक्यू जो है उसमें से पूछे गए, या शीट के जो क्वेश्चन है उसमें से पूछे गए, या फिर उससे मिलते जुलते कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए। यह मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें इस वीडियो के, अ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड के आप रिएक्शन कराते हो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। टू फॉर्म साइनोआइडेन, ये खुद कह रहा है साइनोआइडेन बनता है, अच्छी बात है। विच ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस फॉर्म अ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसका आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का। द कार्बोनिल कंपाउंड इज, अब देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको ये थ्योरी पे ले चलता हूँ कि ये आपके बेसिक मतलब HCN है, तो HCN में आपके साइनाइड अटैक कर रहा है, साइनोआइडिन बन रहा है, तो ये आपके कार्बोनिल है, ये CN माइनस है और ये आपके साइनोआइडिन बन गया, ये साइनोआइडिन बन गया। बात समझ में आ गई? मतलब कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो हट गया, एक में आपके आ गया OH और एक में आ गया CN। यहाँ तक समझ में आ गया? ये दो वैलेंसी छोड़ रखी है क्योंकि आपके कार्बोनिल कौन सा है वो हमें पता नहीं है। इसके बाद हमने क्या करा, एप्लीकेशन पार्ट में गए। इसके कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कहाँ दे रखा है, ये रहा। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हुआ क्या कि जो साइनाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई सा भी कार्बोनिल लोगे और उसका ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो फाइनली क्या बनेगा कि ये हो गया OH और ये हो गया COOH, ये अल्फा हाइड्रोक्सी आप कह सकते हो। अब ये कह रहा है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर कब बनता है? जब आपके दो इनैंशियोमर बराबर फॉर्म में हो। अब इनैंशियोमर होने के लिए किरल कार्बन चाहिए, इसका मतलब अब आपको दो ग्रुप ऐसे लगाने हैं जो डिफरेंट हो। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन है सेम है, गलत है। CH3CO CH3 दोनों ग्रुप CH3 सेम है, गलत हो गया। CH3CHO, तो CH3CHO जो है उसमें एक CH3 ये रहा और ये H है, दोनों डिफरेंट है, मतलब किरल कार्बन हो गया, ये सही हो जाएगा। और आप देखोगे इसमें इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, सेम हो गया। कुल मिला के आपको करना क्या था, ऐसा कार्बोनिल देखना था जिसमें दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप हो, एक ही में दे रखा है। किसमें? इसमें। आंसर हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार सेम कंसेप्ट पे रिपीट हो रहा है। क्या कह रहा है? ब्रोमीन इन फोटोकेमिकल कंडीशन। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप एल्काइल बेंजीन पढ़ते हो तो वहाँ पर जब आप जैसे मान लीजिए टोल्यूइन पढ़ रहे हो तो टोल्यूइन की जब आप रिएक्शन करा रहे हो हेलोजन के साथ तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लुईस एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हो या फोटोकेमिकल में करा रहे हो। लुईस एसिड में कराओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फोटोकेमिकल में कराओगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये आपने क्या करा, ब्रोमीन ले लिया फोटोकेमिकल कंडीशन में, ये फोटोकेमिकल कंडीशन को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा बेंजाइलिक पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर आपके ब्रोमीन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने लिया एक्वस QH जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो उस Br को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ये आपके बेंजीन है, ये कार्बन है और ये आपके एक और कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा। पहले आपके आ गया ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया QH ने, तो ये आ गया OH, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब ये आगे कह रहा है एनहाइड्रस CrO3। अब एनहाइड्रस CrO3 क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो ऑक्सीडेशन का काम करेगा तो इसमें इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोनिल में। किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोनिल में। तो जब इसको ये कार्बोनिल में कन्वर्ट करेगा तो ये आपके बन गया इस टाइप से कंपाउंड, जिसको आप एसिटोफिनोन कहते हो। क्या कहते हो? एसिटोफिनोन, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट के लिए क्या दे दिया, ये देखो टोल्यूइन दे दिया क्लोरीन की वजह से, फोटोकेमिकल कंडीशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको दे दिया सपोर्ट में। उसके बाद एक्वस KOH जो होता है वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, ब्रोमीन की जगह OH आ गया, ये भी सपोर्ट में दे दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देखो ये दे रखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू प्रिपेयर एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड भी कह सकते हो, और अगर 1 डिग्री है तो, और 2 डिग्री है तो कीटोन भी कह सकते हो। 1 डिग्री अल्कोहल ऑन कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद K2CH4 एंड क्रोमियम एनाइडस एंड H2SO4 गिव एल्डिहाइड। अब यहाँ पर 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड देगा। तो 1 डिग्री में कौन कौन से रिएजेंट से आप एल्डिहाइड बना सकते हो वो मैंने अलग से एक क्वेश्चन पहले करवा रखा है जिसमें PCC आंसर था। अगर आपकी कीटोन है तो वो आसानी से कीटोन बन जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस साइटोसिन अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखिए ये आपको याद ही करना है, इसका कोई और इलाज नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया, इसका सपोर्ट क्या है, तो मैं आपको एक बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 28 असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का पेपर नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थाइमीन बेस। तो कहने का मतलब ये है कि उसने पहले थाइमीन बेस पूछ रखा है।
अब वो बाकी के नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर पूछ सकता है, कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। अब ये आपको याद ही करना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2 CO2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल इज 30 मिनट्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 30 मिनट दे रखे हैं, यूनिट का ध्यान रखना। इफ द डिकम्पोजिशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। अब यहां पर आपको ऑप्शन किस में दे रखा है, सेकंड इनवर्स में, और टाइम दे रखा मिनट में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पूछ क्या रहा है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाफ, मतलब टी हाफ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रखी है, और पूछ रहा है के क्या होगा, तो के हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। अब टी हाफ 30 मिनट है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में, तो 30 इंटू 60 कर लो। बात समझ में आ गई। ये मैंने पॉइंट हटाया, ये मैंने कह दिया 10⁻⁻3। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहां पर पावर जो है इसने -4 दे रखी सारी की सारी, तो ये एक मैं जीरो हटा देता हूं, एक जीरो हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या करा, ये इसको मैं जीरो को भी अलग कर दूंगा, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं एक बार को, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 231 आ गया। अब ये आ गया 231, तो ये हो गया 231 ऊपर और नीचे रह गया 60। अब जब आप 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 3 18 होता है, 6 चौक 24 तो होते नहीं है, 6 3 18, 18 5 23, तो ये बच गया 51। 6 7 42, 6 8 48, 3.8 समथिंग आ रहा है, 3.85 मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो आपके टी का फॉर्मूला, दूसरा यूनिट कन्वर्जन, और कुछ नहीं करना। ऐसे 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं, सारे लिखने का यहाँ मतलब नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। कैलकुलेशन भी आपको पूरी सॉल्व नहीं करनी, अप्रॉक्स पता चल जाए कि हाँ भाई ये आंसर है। अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा ऐसे तो देगा नहीं कि 3.84 3.85 ऐसे तो ऑप्शन देगा नहीं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड 90% इन 10 आवर। 90% कंप्लीट होने के लिए 10 घंटे का समय लग रहा है। व्हेन विल 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। ये कह रहा है कि 90% रिएक्शन 10 घंटे में हो गई, तो 99.9% रिएक्शन कितने टाइम में होगी। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप यहाँ आ जाओ, ये देखो स्कूल लेक्चर 2015 2018 ACF 2018 क्या क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% रिएक्शन। 99.9 के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देखो, अब थ्योरी पे आ जाओ। अब थ्योरी जो है मैंने पढ़ा रखी है, और ये जो फॉर्मूला है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है। अब आप सोचोगे कि सर ने कैसे बना दिया, तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। जो कैलकुलेशन कॉमन होगी हर क्वेश्चन में, तो वहाँ तक आप कर लो उसको, और वो आपने वहाँ तक कर ली, मतलब वो क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो T इक्वल्स टू 3.32 टी हाफ log A अपॉन A माइनस एक्स। अब ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, और ये मैंने नीचे कंक्लूजन लिख दिया। कंक्लूजन क्या लिख दिए कि 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 3.32 टी हाफ लगते हैं, 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 6.4 टी हाफ लगते हैं, और 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 टी हाफ लगते हैं। तो देखो 10 टाइम्स आंसर है इसका। अब हमें तो वो पूछ क्या रहा है कि भाई 90% में इतना है, तो 99.9 में कितना होगा। तो अब या तो आप अपने तरीके से सॉल्व करो, अगर मैं खुद होता तो मैं क्या करता, ये मेरे पास रिजल्ट लिखा हुआ है, 99.9% जो है, 99.9% जो है उसका कितना लिखा हुआ है, 10 टी हाफ, और 90% का कितना लिखा हुआ है, इसके नीचे डिवाइड कर देता हूं, कितना लिखा हुआ है 90% का 3.32 टी हाफ। तो टी हाफ से टी हाफ कट गया, ये आ गया 3 गुना। तो 3 गुना मतलब 10 का 3 गुना मतलब 30 यार, ये आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगा। अब मान लीजिए कि ये तो आप मेरे स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे कर लेंगे, अगर मेरे स्टूडेंट नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट है जो मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो टी क्या होता है 2.303 अपॉन के, वैसे क्या होता है के को 2.303 अपॉन टी होता है, तो मैंने टी के फॉर्म में लिख दिया टी को 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ए और ए माइनस एक्स एक्चुअल में है क्या, ए अपॉन ए माइनस एक्स क्या है। अब ए को अगर मैं 100 मानूं, कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं, मैं मान लीजिए ये 99.9 की बात कर रहा हूँ, तो 99.9 में ये तो हो गया 100, इसको मैं 100 लिख देता हूँ, और 100 में से 99.9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.1, पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो गया 1000, ये ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया टी 90%,
ये हो गया 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर आ जाएगा 100 और 100 माइनस 90 कितना आ गया 10, तो ये हो गया 10। अब आप देखो ये कट गया, ये कट गया, लॉग 1000 की वैल्यू कितनी आती है 3, ये 3 लिख दिया, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी आती है 1, तो ये कितना हो गया 3 गुना, जो चीज़ मैंने करी वो सेम चीज़ आ गई, तो 10 का 3 गुना कितना होता है 30। तो क्वेश्चन अच्छा है, ये तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका पढ़ा। अब देखिए होता क्या है कि अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक चीज़ कही, बार बार कही और हर बार कहूँगा कि मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो मैं दिमाग में क्या रखता हूँ, मैं ऐसे नहीं, देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, कोई भी बुक उठाई लिख दिया। मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है उसके आसपास सारी चीज़ घुमा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है तो मैंने सारी चीज़ घुमा दी, भाई ये सारा कि भाई 99.9 पूछा है तो अगली बार 90 पूछ सकता है, 99 पूछ सकता है, वो सारी चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दी। अगर मान लीजिए अगर वो 99 पूछता, आपको डायरेक्ट याद है 6.64, क्या टाइम लग रहा है आपको, ये फ़ायदा है। और कहीं आप पढ़ोगे तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर नोट्स जो है थ्योरी से बनते हैं, यहाँ पर मैं आपको PYQ से आपको खुद का एफर्ट लगा के क्वेश्चन बना रहा हूँ। बाकी जो NCERT और रेफरेंस बुक है वो तो है ही है, एक्स्ट्रा जो है वो आपको यहाँ मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये बेसिक्स का क्वेश्चन है। अब कोई अगर ये बोले कि सर ये तो सिलेबस में नहीं था, अरे भाई बेसिक्स जो है वो कोई सिलेबस में मेंशन करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। आप कोई पूछ ले कि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, बोले सर सिलेबस में मेंशन नहीं है, कोई लॉजिक है इस बात का। अब ये कह रहा है इफ अ करंट ऑफ 1.34 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर, टाइम यहाँ पर 2 आवर दे रखा है, ध्यान रखना, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, Q इक्वल्स टू IT। अब ये फॉर्मूला में आपको यहाँ नीबी लिखा हुआ होता है, नोट्स में लिखा हुआ है, नीबी लिखा होता है, क्या फर्क पड़ रहा है आपको पता ही है सबको। तो सबसे पहले चार्ज निकालो आप, Q क्या है I इंटू टी, आई कितना है 1.34। अब टाइम जो है, टाइम आपको लेना है सेकंड में, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो 2 घंटे हैं तो 2 को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करो, ये हो गया Q। अब ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है कि जो Q है, ये आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में कि जो ओवरऑल चार्ज होता है वो बेसिकली है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ओवरऑल चार्ज जो है वो किसका मल्टीपल है, इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो जाएगा n इंटू ई। एन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालनी है तो n इक्वल्स टू 1.34 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन चेक करो पहले, 2 आपके एज इट इज डेटा वाइज सेम दे रखे और बाकी पावर वाइज सेम दे रखे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो पावर देखो कितनी दे रखी है, 19, 20, 21, 22 सारी दे रखी है। एक बार को हम करते हैं तो ये मैंने 0 लगा दिया, तो ये 0 लगाने से पॉइंट कट जाएगा, और एक 0 जो है वो ये 0 से ये 0 कट गया। अब आपके बच गया 134। अब यहाँ पर मैं अगर 16 को डिवाइड करूँ तो 2 8 जा 16 हो गया, उसके बाद 4 2 जा 8, ये हो गया 15, फिर ये हो गया 2 3 जा 6। अब यहाँ पर ये हो गया 134 इंटू 15 इंटू 3, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻19। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 10 का 0, हासिल का 1, 3 और 1 3, ये 402 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये हो गया। फिर क्या करूँगा, 1 0 लगाऊंगा और 402 एज इट इज लिख दूंगा। फिर ये आया क्या 3, ये हो गया, आ गया। और इसमें 7 के 10 की पावर 19 है। अब ये आप देखेंगे पॉइंट लगाना है तो 3 पावर और बढ़ जाएगी, 19 और 3 22, तो 6.03 इंटू 10⁻22, ये आ गया आंसर। तो कहने का मतलब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, लेकिन जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, एक आप ध्यान रखना, एक नियम बना लो, कभी भी फिजिकल पढ़नी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैलकुलेटर मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए, पेन से सॉल्व करना है। तो जितना आप पेन से सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईएमएफ ऑफ, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन, उसमें केवल आपको क्या निकालना था, ई नॉट निकालना था, ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो सिंपल था, उसमें प्लस माइनस था। ये थोड़ा सिंपल नहीं है, टिपिकल है। कैसे, ये नल्स इक्वेशन से होगा। कैसे, ये इसने सेल दे दिया और साथ के साथ कंसंट्रेशन दे दी, फिर इसने ई नॉट सेल दे दिया। ये क्या कह रहा है, ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। अब ईएमएफ पूछ रहा है और ई नॉट दे रखा है, तो ये नल्स इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये देखो नल्स इक्वेशन लिखी हुई है, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए खूब सारे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए।
पिछले क्वेश्चन जो था उसमें उसने रिएक्शन खुद लिख के दी थी, यहाँ इसने रिएक्शन नहीं लिखी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब यहाँ पर ये एनोड है और ये अब देखिए मजेदार बात और ही देखिए, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी आपके सिल्वर और जिंक था, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिएक्शन जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे जिंक प्लस 2Ag प्लस जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये हो जाएगा जिंक 2 प्लस 2Ag, ये हो जाएगा। और ये आपके जो आयन है वो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। ये इक्वेशन लिख दी मैंने। अब ये जब इक्वेशन लिख दी तो मैं नर्स इक्वेशन लगा रहा हूँ, मुझे ई निकालना है। ई नॉट कितना दे रखा है 1.56, 1.56, ये 56 है, थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसी आप जानते हैं। माइनस 0 पॉइंट, अब देखिए 0.0591 है, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 0.06 कर लेता हूँ एक बार को, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अपॉन 2, अब ये अपॉन एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। फिर लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो सॉलिड होता है उसकी एक्टिविटी 1 होती है, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा एक्टिविटी 1 जिंक की भी दे रखी है, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर जिंक, चलो एक बार लिख देता हूँ, जिंक प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है आपके सिल्वर, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सिल्वर है तो ये आपके सिल्वर है और ये पावर 2 आ गई। तो नन्स इक्वेशन क्या कह रही है, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो है उसमें आपके जिंक आयन प्रोडक्ट में आ रहा है और रिएक्टेंट में आ रहा है, ये बात समझ आ रही है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 1.56 माइनस ये आपके हो गया 0.03, नीचे से 2 हटा दिया, अब ये आपके लॉग आ गया। अब लॉग आ गया तो लॉग है 1 अपॉन में 1 अपॉन Ag की पावर 2। अब Ag कितना है 0.1, 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, तो ये 10⁻⁻1 लिखूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, ये तो आपके 1 आ जाएगा, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दिया। अब लॉग सिल्वर 10⁻⁻1 है, तो 10⁻⁻1 की पावर 2 10⁻⁻2 हो गया। और जब आप इसका लॉग लोगे तो 10 का लॉग 1 होता है, तो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये आपके हो जाएगा 1.56। अब ये माइनस मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 अगर आप सॉल्व नहीं करते तो 2 से 2 कट जाता, तो ये हो जाता 0.06, 0.06 हटाओगे 1.5 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 चीज़ आनी चाहिए, एक तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शन लिखने के बाद नर्स इक्वेशन पे कैसे अप्लाई करेंगे वो आनी चाहिए। इसकी मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा रखी है, थ्योरी वीडियो चेक करना, और जो मैंने PYQ सॉल्व कराया आपको वीडियो में यूट्यूब पे चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये रिएक्शन दे रही है उसके लिए एंथैल्पी चेंज पूछा है। अब इससे पहले अब देखिए ये मैंने क्या मेंशन कर दिया कि ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री का। अब थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन एज इट इज आ जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है एग्जैक्ट, एप्लीकेशन बेस्ड है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर टिपिकल न्यूमेरिकल पढ़ते हैं फिजिकल में तो थर्मोकेमिस्ट्री के मानता हूँ मैं। बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे सॉल्व कर लिए फिर भी नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है। प्रैक्टिस मतलब खुद को अप्लाई करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके नोट्स में दे रखा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रखा है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन एंड HCl आर, ये दे रखी है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज, तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, CH4 दे रखा है। जब आपको प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्शन करवानी, तो आपको करना क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड तोड़ने हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या करना है, तोड़ने, और प्रोडक्ट में बॉन्ड बन रहे हैं। तो जो बॉन्ड आप तोड़ रहे हो उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब वहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव में है। बॉन्ड एंथैल्पी कह लो, कुछ भी कह लो, और यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी निकलती है, तो बॉन्ड एंथैल्पी नेगेटिव में है। अभी क्या कह रहा है, एंथैल्पी चेंज फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज क्या होगा भाई, एंथैल्पी चेंज रिएक्शन के दौरान क्या होगा, आपने जो एनर्जी दी वो प्लस में है और जो एनर्जी निकली वो माइनस है, उसका अलजेब्रिक सम ले लो, सिंपल सा है। तो यहाँ पर आप देखो कि CH4 की एनर्जी आपको देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, तो ये प्लस में आएगी, +416.2। क्लोरीन की एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, भी प्लस में आएगी, तो कितनी हो गई 242.7, ये प्लस में है 242.7। इसको ऐड कर लेता हूँ, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 4 और 2 6, ये प्लस में आ गया। ये एनर्जी आपने दी। अब जो बॉन्ड बने वो एनर्जी निकली वो माइनस में आएगा, वो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। कार्बन क्लोरीन आपके माइनस में है 330.5, और उसके अलावा HCl बॉन्ड बन रहा है, मतलब एनर्जी निकल रही है, ये भी माइनस में। माइनस में कितना है
30.9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मतलब ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया 9 और 4 9 और 5 14 का 4, यहाँ हासिल का 1, 3 और 3 6, 4 3 7, ये माइनस में आ गए। अब ये जो माइनस में वो प्लस में है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो मैं प्लस वाली इसमें से क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। 658.9, 658.9, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये माइनस करोगे तो ये कितना आ गया, 5 अप्रॉक्स चल रहे हैं, और ये हो गया आपके यहाँ से ये हो गया 60, तो ये हो गया 2, और ये आपके आ गया 0, और ये आ गया 1, 102.5 माइनस में, माइनस 102.5। देखो है क्या ऑप्शन में, ये रहा। ये क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व करा, देखो बच्चों ने पूछा भी था कि सर कौन सी प्लस में लेंगे कौन सी माइनस में लेंगे, कन्फ्यूजन हो रहा है। जो बॉन्ड आपको तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, वो प्लस में आएगी। जो बॉन्ड बन रहा है वो निकल रही है, वो माइनस में आएगी। उसको एल्जेब्रिक सम ले लो, सिंपल है, प्लस माइनस ही तो करना है। अब प्लस माइनस करने में भी दिक्कत हो तो फिर क्या है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, रायसेन यूनिवर्सिटी 2006। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहला सोर्स है आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और सेकंड में मेरी तरफ से जो बताता हूँ वो बताता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें रेंज मैच हो रही है, वरना आप बाकी देखेंगे नीट गेट या नेट जो भी देखेंगे वो सब या तो ऊपर है या नीचे हैं, रेंज मैच नहीं होती है। फिर भी आप पढ़ सकते हैं जितनी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा इज। अब देखिए जैसे थर्मोकेमिकल डेटा दिया, हमारा थोड़ा सा दिमाग क्या हो जाता है, क्या पूछ लिया हमसे, इक्वेशन दे दी। अब ये क्वेश्चन अभी तक का केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे आरपीएससी ने पीवाईक्यू मिला के सबसे इजी है। अब आप पूछो क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद को कोई इक्वेशन नहीं बनानी, उसने इक्वेशन बना के दी है। क्या दी है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। OH माइनस आयन की एंथैल्पी पूछ रहा है ये फॉर्मेशन की, फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा इज। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन ऐसे सेट करनी है कि आपको OH माइनस मिल जाए, कि भाई प्रोडक्ट में आपके OH माइनस बन रहा है। तो क्या कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर रहा हूँ, ये दो इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि H2O लिक्विड और H2O लिक्विड ये कट गए। अब इक्वेशन जो बची वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस गिव्स, क्या गिव्स है, क्या दे रहे हैं, H प्लस, नीचे लिख देता हूँ H प्लस एक्वस फॉर्म में है और OH माइनस एक्वस फॉर्म में है। अब यहां पर क्या है कि हमें तो केवल OH माइनस की चाहिए, तो H प्लस की आपको पता होनी चाहिए, तभी आप OH माइनस निकाल सकते हो। अब क्योंकि आपने दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करा है, तो ये जो डेटा है इसको सिंपली आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके 285.9 माइनस में है, इसमें से मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा किसको, 57.3 को। तो 9 में से 3 गए, 6 बच गए, ये हो गया 15, तो ये बच गए 8, 27 में से 5 गए, बचे 22, 228.6 माइनस में। अब मेन दिक्कत क्या है, H प्लस की। लेकिन एक ध्यान से आप देखो, डेल H नॉट F प्लस एफ H प्लस क्या दे देगा, 0 दे देगा, मतलब इसकी तो 0 है, इसको आप काउंट ही मत करो डेटा में, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। तो जो भी वैल्यू बची वो इसकी है, किसकी, OH माइनस की। कितनी बच रही है, -228.6। आंसर है क्या, -228.6, ये आंसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कब हो जाता है, जब इसकी वैल्यू कुछ और आ जाती, फिर वो भी आपको सॉल्व करनी पड़ती। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम डेल H नॉट कंबशन, एंथैल्पी चेंज दे रखा कंबशन के लिए, वैल्यू फॉर ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट की कंबशन हीट दे रखी है और डायमंड की कंबशन हीट दे रखी है। ग्रेफाइट की कितनी दे रखी है, 393.5, और डायमंड की कितनी दे रखी है, 395.4। द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ग्रेफाइट टू डायमंड। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बेसिक देखिए, होता क्या है कि सॉल्व तो हम करेंगे मैथमेटिकली, लेकिन क्या होता है मैथ्स में और फिजिक्स में, या मैथ्स में और केमिस्ट्री में फ़र्क क्या है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हम दिमाग भी चला रहे हैं, इमेजिन करेंगे जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे डायमंड और ग्रेफाइट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप कहोगे नो डाउट ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, अगर पढ़ा हुआ है तो। जिसका नहीं पढ़ा हुआ तो डायमंड भी बता देगा। तो ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल से आप कम स्टेबल बना रहे हो, ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बना रहे हो, तो जो एनर्जी चेंज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बना रहे हो, एनर्जी क्या हो रही है, आई थिंक एनर्जी जो है ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल, सॉरी ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आएगी। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अभी मैं क्रॉस चेक करवा दूंगा आपको। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है और इसकी मैंने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर मैंने कहा डायमंड है,
डायमंड है, इसकी रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई, इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब इसके केस में जो डेल एच आ रहा है, डेल एच कंबशन में यहाँ जी लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 390 माइनस 393.5 दे रखी है। इसकी कितनी दे रखी है, डेल एच नॉट डायमंड की कितनी दे रखी है, -395.4। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कन्वर्ट करना है किसको, ग्रेफाइट को डायमंड में। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रिएक्शन को उल्टा कर देता हूँ। रिएक्शन को मैं उल्टा करूँगा तो ये हो गया CO2 गिव्स डायमंड प्लस ऑक्सीजन। इसको भूल जाओ अब थोड़ी देर के लिए। और ये जब मैंने चेंज करा तो इसके लिए जो डेल एच आया वो आ गया +395.4। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जब मैंने रिएक्शन लिखी तो CO2 से CO2 कट गया और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया, मतलब ग्रेफाइट से क्या बन गया, डायमंड बन गया। अब ग्रेफाइट से डायमंड बन गया तो इसका आप नेट ले लो, ये प्लस में है और ये माइनस में, -393.5। तो ओवरऑल रिजल्ट किस में आएगा, ये आएगा प्लस में, और प्लस में 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये रहा आपका आंसर। तो कहने का मतलब है जब आप ग्रेफाइट से डायमंड बना रहे हो तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है, ये वाला सही है। तो जो डेल एच आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब यहाँ पर -7, अब आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रेफाइट में इतना अंतर है, तो डायमंड और ग्रेफाइट में तो कम ही होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये भी कट, ये आपके ये भी कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने अपने तरीके से सॉल्व करके बता दिया, आपको जैसे सही लगे वैसे कर सकते हो। ये आ गया आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कह रहा है, द करेक्ट RS नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये दे रखा है इसने। अब मज़ेदार बात क्या है कि ये आपके क्या है कि सिमेट्रिकल कायरल कार्बन है, और सिमेट्रिकल किरल कार्बन है। तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जो मीजोफॉर्म होती है उसमें क्या लग जाता है, प्लेन लग जाता है। और प्लेन लग रहा है मतलब दोनों मिरर इमेज है, तो आपको ध्यान क्या रखना होता है, मिरर इमेज क्या होती है, R की S होती है। मिरर इमेज क्या होती है, R की S होती है और S की R होती है। इसका मतलब अगर आपके इस सिमेट्रिकल कंपाउंड है और मीजो है तो RS नोमेनक्लेचर आंसर आएगा, R और S। और अगर इस टाइप से तो या तो दोनों को R आएगा या दोनों का S आएगा। तो R और S जो है ये कट गया। अब आप सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव कम करने का तरीका। अगर आपके सिमेट्रिकल है, दोनों किरल कार्बन सेम है, दोनों किरल कार्बन क्या है, सेम है, तो या तो दोनों का R आएगा या दोनों का S आएगा, क्योंकि ये मीजो नहीं है। निकाल लेते हैं, पहले वाले की बात करते हैं। ये H है, ये Br है, ये CH3 है और ये कार्बन है, कार्बन के बाद ब्रोमीन है। ठीक है, तो पहला नंबर इसको मिलेगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। दूसरे में कार्बन कार्बन सेम है, फिर नेक्स्ट एटम पे जाएंगे तो दूसरा इसको मिलेगा, तीसरा इसको मिलेगा और चौथा इसको मिलेगा। ठीक है, अब 1 2 3 को रोटेट करो। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो फोर्थ ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे, और हॉरिजॉन्टल का जो फिशर प्रोजेक्शन है वो एक्चुअल में ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल तो होता है वेज और वर्टिकल होता है डैश। तो अगर फोर्थ ग्रुप आ गए तो आंसर रिवर्स करना होता है। तो ये आपके एंटी क्लॉक से आपको क्लॉक करना पड़ेगा, मतलब R आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, दोनों का R आएगा। अब चाहो तो नीचे वाले को सॉल्व कर लेना, चाहो तो नीचे वाले को सॉल्व कर लेना, वापस मैं कर देता हूँ। ये Br है, इसका नंबर 1 हो जाएगा। ये कार्बन ब्रोमीन है, इसका नंबर 2 हो जाएगा। इसका 3 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन है, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 कैसे करो, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है देखो, और क्योंकि फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो एंटी क्लॉकवाइज जो है जिसका S होता है उसका उल्टा करेंगे, R हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगर आपका करा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। RS नोमेनक्लेचर की प्रायोरिटी भी पूछ रखी है। अब देखो उसके ने क्या क्वेश्चन पूछना है तो भैया लो पूछते जाओ। RS की प्रायोरिटी पूछ ली, उसके बाद RS भी पूछ लिया और EZ भी पूछ लिया, सारी चीज़ पूछ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ Z। अब देखिए ये भी सिंपल है। अब आपको क्या करना है, ये तो EZ तो और सिंपल होता है। EZ में आपको क्या करना है, हर कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके 2 ग्रुप में से प्रायोरिटी चेक करनी है। तो प्रायोरिटी जब आप चेक करोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ Z, इसने खुद ने कह दिया Z चाहिए भैया आपको तो, लेकिन साथ के साथ पूरा नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है। 2 क्लोरो 3 मिथॉक्सी प्रोपटूइनोइक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार स्टीरियो को छोड़ दूँ तो प्रोपिनोइक एसिड में 3 कार्बन है, COOH। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 2 क्लोरो, तो 2 क्लोरो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। उसके बाद ये क्या कह रहा है, 2 क्लोरो 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी मतलब ये OCH3, मिथॉक्सी प्रोपटूइनोइक एसिड, ये हो गया आपके प्रोप, ये रहा। अब 2 डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से हो रही है। ये आपके इसमें स्ट्रक्चर बन गई। अब ये आपके स्ट्रक्चर बन गई, मैं आपको आंसर ही बना देता हूँ डायरेक्ट। ये मैंने कहा COOH है, ये Cl है, और एक आपके होगा इस पे OCH3 और एक होगा H। अब होता क्या है, गलती क्या करते हैं हम
गलती ये करते हैं कि जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो वहाँ पर एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप EZ और RS पढ़ रहे हो वहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी है उसका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी है। तो आपसे उसने पूछा है Z का मतलब दोनों सेम, जो प्रायोरिटी वाले हैं वो सेम साइड होनी चाहिए। इसमें प्रायोरिटी वाला ये है, इसमें प्रायोरिटी वाला है OCH3, तो ये OCH3 हो गया, ये H हो गया, ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। अब आप चेक कर लो कौन से में COOH जो है उसके पास Cl होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पहले इसने ये IUPAC नंबरिंग पूछ ली एक तरीके से, COOH के सामने H होना चाहिए, ये सही है इसका आंसर, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी इसकी है और इसमें प्रायोरिटी इसकी है, Z हो गया ये। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर भी पूछा है, फिर EZ भी पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ कंपाउंड X ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। आप एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो, किसका X, वो क्या बना रहा है, फॉर्म अ कंपाउंड Y, जो कि Y बना रहा है, विच ऑन डिहाइड्रेशन गिव मेसिटिल ऑक्साइड। मतलब तीन आपके हो गया, एक तो हो गया X जिससे आप बना रहे हो Y, और Y से फाइनली बन रहा है -H2O करने के बाद मेसिटिल ऑक्साइड। क्या बन रहा है, मेसिटिल ऑक्साइड। अब एक तो तरीका ये है कि आपको मेसिटिल ऑक्साइड के स्ट्रक्चर पता हो, उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, इसी क्वेश्चन पेपर का स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था उसमें मेसिटिल ऑक्साइड बता रखा है। क्या बता रखा है, मेसिटिल ऑक्साइड, ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब मेसिटिल ऑक्साइड जो है वो ये होता है, क्या होता है, 4-मिथाइल पेंट 3-in-2-on। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4-मिथाइल पेंट 3-in-2-on। तो ये मैंने कहा पेंटीन में कितने कार्बन होते हैं, 5। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये हो गया 4-मिथाइल, नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 और ये 5, 4-मिथाइल पेंट 3-in-2-on, ये मैंने कह दिया। ये फाइनल स्ट्रक्चर होगी मेसिटिल ऑक्साइड की। अब मेसिटिल ऑक्साइड की जब ये स्ट्रक्चर आपने बनाई तो ये जो एल्कोहल आएगा, क्या आएगा, एल्कोहल आएगा, वो आएगा ऐसे, ये आपके हो गया कार्बन और ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये हो गया, इसके अलावा ये आपके हो जाएगा OH, ये OH हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो होता क्या है कि आप जब एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड कैसे आया, एक ने कार्बोनिल का ऑक्सीजन दिया और दूसरे ने 2 हाइड्रोजन दिए, तब जाके आपके डबल बॉन्ड आता है। तो ये आप देखेंगे कि ये आपके निकलेगा वाटर, तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर जो कि दे रखा है। फाइनली जब आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे रेट्रो एल्डोल से, तो ये आपके कार्बोनिल का आ जाएगा C और ये हो गया डबल बॉन्ड O, और साथ में ये हो गया CH3 COCH3। तो कहने का मतलब ये कि 2 आपके एसीटोन बन गए। क्या बन गए, 2 एसीटोन बन गए। अब मान लो आपको मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर नहीं पता, कोई बात नहीं। तो देखो ये मैंने आपके एल्डोल कंडेंसेशन दे रखा है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2 कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस एंड फॉर्म एल्डोल। एल्डोल बनाते हैं और हीटिंग के बाद क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो बेस क्या करता है, H+ ले लेता है, इनोलेट आयन बनाता है, वो नेगेटिव अटैक करता है कार्बोनिल पे, तो ये एल्डोल बन गया। ये क्या बन गया, एल्डोल। तो जिस पे अटैक हो रहा है वो OH बना रहा है, और जो अटैक कर रहा है उसका एक कार्बन चला गया, तो हाइड्रोजन चला गया। तो जैसे मैंने कहा इसका एक हाइड्रोजन चला गया, अगर एसीटोन ले रहे हैं तो इसका एक हाइड्रोजन चला गया, इसने अटैक करा इस पे, तो ये बन गया एल्कोहल, ये दिख रहा है आपको। फिर आपने हीट करा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब यहाँ पर अगर आप एल्डिहाइड लेते तो ये प्रोडक्ट बनता। अब ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी मेसिटिल ऑक्साइड नहीं है, आपको पता है मेसिटिल ऑक्साइड नहीं है। तो अब मेसिटिल ऑक्साइड नहीं है, इसका मतलब आप इथेनॉल तो ले नहीं सकते, तो इथेनॉल के ऑप्शन कट गए। अब आपके बचा क्या, प्रोपेनोन। क्या बच गया, प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन के साथ दे रखा है 4-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल 2-पेंटेनोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब यहाँ पर प्रोपेनोन अगर आप ले रहे हो तो ब्यूटेनल बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कीटोन ले रहे हो तो कार्बोनिल बीच में ही है, तो अल तो आपके क्या होगा, एल्डिहाइड के लिए होगा, तो फिर आपके ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोन का मतलब स्टार्टिंग हमारा प्रोपेनोन था और उसके बाद क्या दे रखा है, 4-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल 2-पेंटेनोन, जो कि आपके 4-हाइड्रोक्सी, ये रहा 4-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल 2-पेंटेनोन, ये रहा, और फाइनल प्रोडक्ट ये रहा मेसिटिल ऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मेसिटिल ऑक्साइड पता है तो भी आप कर सकते हो, और मेसिटिल ऑक्साइड नहीं भी पता है तो आपको इतना पता है कि भाई आपके एल्डिहाइड जो है इथेनॉल, उससे तो नहीं बनेगा। 2 ऑप्शन कट गए, और फिर ये वाला ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा, प्रोपेनोन अगर आप लोगे तो फिर आपके ब्यूटेनल नहीं बनेगा, तो 3 ऑप्शन कट गए। तो ये आपके सबसे बढ़िया तरीका होता है अगर आपको नेगेटिव नहीं करने उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद मेलोनिक एस्टर। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन एक्चुअल में बेस है यहाँ पर। द एंड प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन विल बी। यहाँ पर उसने खुद ने लिख दिया हाइड्रोलाइसिस के बाद और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद। अब ये नोवल जेल रिएक्शन है, क्या है, नोवल जेल रिएक्शन। अब यहाँ पर आपने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड, तो मैं ले लेता हूँ भाई PHC डबल बॉन्ड, ये H ले लेता हूँ यहाँ पर, डबल बॉन्ड O ले लिया मैंने, ये बेंजल्डिहाइड ले लिया। उसके बाद इसने क्या कहा, मेलोनिक एस्टर। तो मेलोनिक एस्टर मैंने आपको बता रखा है,
मैंने आपको क्या बता रखा है, मेलोनिक एस्टर। अब मेलोनिक एस्टर क्या होता है, ये आपके CH2 हो गया और ये आपके हो गया COOR, ठीक है। अब एस्टर में ये आपके इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, जो भी है। तो फाइनली होता है क्या, नोबल जल रिएक्शन जब आप कराते हो तो दो हाइड्रोजन जो है एक्टिव वाले वो हटते हैं और कार्बन का ऑक्सीजन हटता है और ये जुड़ जाते हैं। तो शुरू में क्या होगा कि ये जुड़ जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन बन गया। अब डबल बॉन्ड कार्बन बनने के बाद आप जब हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो और डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हो, तो हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है कि ये एसिड बना लेता है, आर की जगह क्या आ जाता है H। तो ये आपके हाइड्रोलाइसिस हो गया, तो आपके एस्टर का एसिड बन गया और एक कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो आप हीट करोगे तो CO2 निकल जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा वो बचेगा आपके PHCH डबल बॉन्ड C COOH, ये बचेगा आपके। और ये आपको जहां तक पता है सिनेमिक एसिड होता है। क्या होता है, सिनेमिक एसिड होता है। अब देखिए नोबल जल पे दो क्वेश्चन आ गए, एक तो ये आ गया और एक आपके इंटरमीडिएट वाला था। तो इस बार क्या करा पेपर सेटर ने, एक कंसेप्ट पकड़ा उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्ट विद टिन ऑब्लिक HCl फॉलोड बाय रिएक्शन विद HNO2। अब ये कह रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसका आप रिडक्शन करा रहे हो, क्योंकि टिन और HCl क्या करता है, रिडक्शन करता है। उसके बाद आप करा रहे हो HNO2 और उसके बाद जो कंपाउंड बन रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो विद एनिलीन की येलो डाई। अब ये देखिए काफी सारी हिंट दे रखी है इसने। येलो डाई का मतलब, अब देखिए डाई जो होती है वो किससे बनती है, डाई आपकी बनती है कपलिंग रिएक्शन से। किससे बनती है, कपलिंग रिएक्शन से, जो कि आप कराते हो किसकी, डायजोनियम सॉल्ट की कराते हो। किसकी कराते हो, डायजोनियम सॉल्ट की। आप अलग अलग से करा सकते हो, फिनॉल से करा सकते हो, एनिलीन से करा सकते हो। एक क्वेश्चन आपके फिनॉल पे डायजोनियम कपलिंग का था, जिसमें आपको ऑर्थो मेटा पैरा चेक करना था, जिसमें पैरा पे CH3 था, मतलब सेम कंसेप्ट है। अब यहाँ पर डाई बन गया, मतलब आपके क्या है, आपके कपलिंग रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की दूसरी स्पीसीज पे। दूसरी स्पीसीज क्या है यहाँ पर, एनिलीन। अब यहाँ पर ये देखिए जो तीनों कंसेप्ट है, इसको मैंने अलग से यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे दिए समझाने के लिए। क्या दे दिए, अ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद SnCl2 ऑब्लिक HCl, मतलब ये क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन का आप रिडक्शन कराओगे एनिलीन बनेगा। एक चीज तो आपको ये पता चल गई। दूसरा क्या दे रखा है, अ रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद HNO2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, इसको आप बोलते हो डायजोटाइजेशन, जिसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तीसरा क्या दे रखा है, द मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विद फिनॉल एंड एरोमेटिक अमीन। फिनॉल और एरोमेटिक अमीन की आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हो, कपलिंग रिएक्शन। वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने लिया नाइट्रोबेंजीन, क्या लिया, नाइट्रोबेंजीन, उसका आपने टिन के साथ रिडक्शन कराया एसेंशियल में, तो ये बन गया एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। अब एनिलीन जो बना, स्टार्टिंग में आपने लिया A, तो ये तो हो गया A। एनिलीन जो है वो हो गया B आपका, एनिलीन क्या हो गया, B, मतलब रिडक्शन के बाद एनिलीन बन गया। उसके बाद आपने क्या करा, HNO2 की रिएक्शन कराई। अब HNO2 की जब आपने रिएक्शन कराई तो बना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फाइनली कपलिंग प्रोडक्ट बन गया। तो फाइनली ये पूछ के रहा है, A पूछ रहा है, नाइट्रोबेंजीन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये तीनों पूछता तो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोवेलेक इज, अब देखिए जब हम पॉलीमर की बात करते हैं तो देखिए आपने एक बेकेलाइट पढ़ रखा है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, जो कि आपके जैसे मान लीजिए आप कोई किचन में कोई बर्तन काम में ले रहे हैं तो उसका जो पैन का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का होता है। या जैसे मान लीजिए प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस का जो पुरानी टाइम में आती थी उसका जो हैंडल होता है बेकेलाइट का होता है, मतलब काफ़ी हार्ड होता है। और इस हिसाब से होता है कि अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो और हार्ड होता जाएगा, ठीक है, बात समझाएगी। क्योंकि अगर वो सॉफ्ट होगा तो फिर आप किचन में गर्म में कैसे काम में लेंगे। यहाँ पर नोवेलेक पूछ रखा है। अब देखिए होता क्या है कि जो बेकेलाइट होता है वो आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, मतलब 3D आप कह सकते हो क्रॉस लिंकिंग हो रही है, किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की और फिनॉल की। यहाँ पर ये नोवेलेक जो है वो बेकेलाइट से पहले बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या देगा, लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये सही है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है लेकिन लीनियर है। जैसे आप क्रॉस लिंकिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे दे रखा है क्रॉस लिंक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ यूरिया, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये अलग है, रेजिन बनाता है। क्रॉस लिंक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये बेकेलाइट बनाता है। ये क्या बनाता है, बेकेलाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल आप जानते हैं PHBV होता है। मान लो आपको नहीं पड़ा हुआ सपोज, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई बायोडिग्रेडेबल वो है जो आसानी से क्या हो जाए, नेचुरली क्या हो जाए, डिके हो जाए। अब आप खुद देखिए कि नेचर में क्या क्या है, आपके टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन का अगर आप यूज देखेंगे तो जो नॉन स्टिक पैन होते हैं, मतलब जो आप किचन में जो बर्तन काम में लेते हैं नॉन स्टिक वाले, उसमें जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है। अगर वो बायोडिग्रेडेबल होता तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो डिके होने लग जाता। तो ये तो है नहीं। PVC, आपके जो पाइप्स हैं, ये शीट्स हैं, वो PVC की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनती है। अगर वो बायोडिग्रेडेबल होता तो फिर वो शीट लंबी नहीं चलती, वो डिके हो जाती, तो ये भी नहीं होगा। और बेकेलाइट अभी मैंने आपको बताया कि भाई वो हैंडल है, अगर आपके बायोडिग्रेडेबल होता तो थोड़े टाइम बाद वो हैंडल गायब हो जाता। तो ये 3 तो नहीं है, मतलब ये बच गया। तो आपको अगर पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट कर सकते, नहीं पढ़ा हुआ तो 3 ऑप्शन कट गए, वैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक्स का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? द हैप्टिसिटी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट मॉडल एंड आयनिक मॉडल रेस्पेक्टिवली इन पाई एलिल लिगेंड। अब इसने हैप्टिसिटी पूछ ली और इलेक्ट्रॉन पूछ लिया। अब सबसे पहले तो कंसेप्ट ये है कि हैप्टिसिटी होती क्या है। तो हैप्टिसिटी समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको देखो ये नोट्स में लेके चलता हूँ कि क्या दे रखा है मैंने। ये मैंने कहा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है और उसके नीचे मैंने कहा पाई कॉम्प्लेक्स है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं? अगर आपका कोई एक एटम है जिस पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, वो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, इसका मतलब एक एटम डायरेक्ट कांटेक्ट में मेटल से। तो जब एक एटम कांटेक्ट में होता है तो उसको हम सिग्मा डोनर कहते हैं। जैसे कि ये जिसमें आप देखेंगे आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर। आर एन ए का मतलब आर माइनस के फॉर्म में। यहाँ पर किसके फॉर्म में? माइनस के फॉर्म में। अगर एक ही कार्बन पे माइनस है और वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो सिग्मा डोनर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एक ही एटम इन्वॉल्व हो रहा है डोनेशन में। पाई कॉम्प्लेक्स। अब पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि देखिए एग्जांपल देखिए C6H6 बेंजीन है क्रोमियम के साथ, और जे सॉल्ट जिसमें इथीन है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कि इथीन है तो इथीन में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। अब यहाँ पर किसी एक एटम पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर नहीं है। इथीन में एक एटम पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर नहीं है, मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन देने में काम आ रहे हैं वो दोनों एटम काम में आ रहे हैं पाई बॉन्ड से। तो दोनों एटम काम में आ रहे हैं, मतलब दो एटम एक साथ जुड़े हुए हैं मेटल के साथ। तो हैप्टिसिटी का कंसेप्ट यही है कि मेटल के साथ एट ए टाइम कितने एटम जुड़े हुए हैं, तो वो हैप्टिसिटी कहलाती है। मेटल के साथ एक साथ कितने एटम जुड़े हुए, वो क्या कहलाती है? हैप्टिसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? पाई एलिल लिगेंड। अब एलिल लिगेंड की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने कहा 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ठीक है। डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, अब ये एलिल हो गया। अब मुझे ये फिलहाल पता नहीं कि ये रेडिकल है, कैटायन है, एनायन है, मुझे पता नहीं। ये एलिल की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये इस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन देता अकेले एटम से, तो ये एक ही एटम काम में आ रहा है, तो ये सिग्मा डोनर हो जाता। क्या हो जाता है? सिग्मा डोनर हो जाता। तो सिग्मा डोनर का मतलब एक एटम काम में आ रहा है। अब इसने कह दिया पाई, तो पाई का मतलब ये रेजोनेंस में है। किस में है? रेजोनेंस में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो रेजोनेंस का मतलब ये है कि ये तीनों कार्बन रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ये मैंने रेजोनेंस शो कर दिया, और अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मेटल को। तो कितने कार्बन जुड़ गए एक साथ? 3। तो एलिल के केस में क्या होता है कि अगर सिग्मा डोनर है तो एक कार्बन काम आ रहा है, और पाई डोनर है तो 3 कार्बन काम आ रहे हैं। ये हैप्टिसिटी का कंसेप्ट है। तो हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 3। तो ये जो लिखने का तरीका है वो आपके 3 वाला आएगा। तो ये 1 वाला कट गया, ये कट गया, सॉरी ये आपके ये 1 वाला कट गया और ये 2 वाला कट गया। 2 ऑप्शन कट गए। मतलब हैप्टिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। 1 कब होती? जब सिग्मा होता। अब 3 हैप्टिसिटी के ऑप्शन बच गए। अब आगे क्या कह रहा है? अवेलेबल। अब देखो केवल हैप्टिसिटी पूछते तो फिर भी क्वेश्चन इजी था। अब इसने थोड़ा और आगे डिटेल में ले लिया। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट मॉडल एंड आयनिक मॉडल। अब ये कोवेलेंट मॉडल और आयनिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर कोई सिंपल स्पीसीज है, जैसे मैंने कहा CH3 है, अब इसने ना तो इलेक्ट्रॉन लिए ना इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये रेडिकल की फॉर्म में है। किस फॉर्म में? रेडिकल के फॉर्म में। लेकिन अगर ये आयनिक फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं तो ये या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये मैं आयनिक फॉर्म की बात करूं तो या तो ये CH3 प्लस बनाएगा या ये CH3 माइनस बनाएगा। बात समझ में आ गई? तो वहां पर ये आयनिक फॉर्म में आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने पहले कोवेलेंट और बाद में आयनिक। तो जब आप पहले कोवेलेंट काउंट करेंगे तो ये मैंने रेडिकल बना दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 1 3। कोवेलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। और जब आप आयनिक की बात करेंगे तो आयनिक में आपको फिलहाल पता नहीं है कि भाई प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो एक बार आप इसको प्लस मान लो भले ही, और एक बार आप इसको माइनस मान लो। तो दोनों के केस में अगर हम निकालें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें आप निकालेंगे तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो न्यूट्रल में 3 आ जाएंगे और आयनिक में या तो 2 आएंगे या 4 आएंगे। तो न्यूट्रल में देखो 3 किस में? एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। देखिए ये मैंने ईटा 5 लिख रखा है, ये हैप्टिसिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है? हैप्टिसिटी को, कि फेरोसिन में हैप्टिसिटी 5 होती है, क्योंकि जो रिंग है वो डायरेक्ट सारे कार्बन से जुड़ी हुई है। देखिए स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि 5 एटम जुड़ रहे हैं, तो इसकी हैप्टिसिटी 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फेरोसिन इज। फेरोसिन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट हैज़ अ सैंडविच स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। इट इज अ डायामैग्नेटिक। अब देखिए डायामैग्नेटिक है, आसानी से आप निकाल सकते हो क्योंकि आयरन यहाँ पर +2 में है। आयरन किस में? +2 में। और आयरन +2 का मतलब ये है कि ये हो गया D6, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाती है, तो मतलब डायामैग्नेटिक। ये भी सही है। अब ये कह रहा है इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH वाटर एंड कंसंट्रेटेड HCl। लास्ट ये कह रहा है इट इज थर्मली स्टेबल अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसकी स्टेबिलिटी होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि वो 500 से ज़्यादा पे स्टेबल हो जाए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, इट इज थर्मली स्टेबल अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री से ज़्यादा ये स्टेबल नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब देखिए ये थोड़ा सा
मतलब आप कह सकते हैं नए कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक बार पढ़ने में तो क्या दिमाग में आता है, ये मतलब जो कैटेलाइसिस हमने पढ़ा था, एंजाइम कैटेलाइसिस और एसिड कैटेलाइसिस, उससे मिलता जुलता लगता है, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो एज अ कैटेलिस्ट काम में आ रहा था। यहाँ पर ये डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? इन द एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा है। रिएक्शन, क्या रिएक्शन दे रखी है? ए प्लस वाटर प्लस एच प्लस गिव्स प्रोडक्ट। तो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ए प्लस वाटर प्लस एच प्लस, अब इसको मैं साथ ही लिख देता हूँ, एच प्लस गिव्स प्रोडक्ट, ये मैंने कह दिया प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। इसका मैं अगर कहूँ वेयर एच प्लस इक्वल्स टू दिस, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज दिस, द अपेरेंट रेट कांस्टेंट ऑफ दिस। अब ये क्या कह रहा है कि इसने क्या कह दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, ये देखिए ये रिएक्शन मैंने लिख दी। अब आगे क्या कह रहा है, वेयर एच प्लस इक्वल्स टू दिस, एच प्लस की कंसंट्रेशन दे दी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज दिस, वॉल्यूम वाटर की कंसंट्रेशन दे दी। उसके बाद क्या कह रहा है, अपेरेंट रेट कांस्टेंट, दैट इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज दिस, ये दे दिया। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की कांस्टेंट दे दिया, द ट्रू रेट कांस्टेंट इज। अब इसको ऐसे समझो कि भाई ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ट्रू रेट ऑर्डर जो होगा, रेट इक्वल्स टू, ये मैंने कहा ट्रू रेट जो होगा, तो मैं कह देता हूँ के ट्रू, ट्रू के लिए टी ले लिया। तो के ट्रू जब आप कहोगे तो आप उसमें तीनों की कंसंट्रेशन ऐड कर दी, ए भी आ गया, H2O भी आ गया और H प्लस भी आ गया, ठीक है, ये तीनों आ गया, ये तो गया ट्रू का। अब मैं कह रहा हूँ सूडो, तो सूडो का मतलब क्या होता है कि जब आपके जिस फैक्टर पे कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, मतलब रेट डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो एक्सेस में हो जाता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सूडो होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसने क्या करा, केवल वाटर लेता तो बात सही थी, लेकिन इसने H प्लस भी ले लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर सूडो ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब केवल एक ही पे डिपेंड कर रही है, तो डिपेंड किस पे कर रही है, ए पे। तो ये मैंने कहा एस सूडो के लिए, ये मैंने कह दिया ए, ये मैंने दो रेट लो लिख दिए, इसको मैं रेट सूडो के लिए एस ले लेता हूँ सपोज। तो मैंने क्या कहा, एक तो ट्रू ले लिया जिसमें तीनों की कंसंट्रेशन आ गई, एक हो गया सूडो जिसमें केवल किसकी आ गई, रिएक्टेंट की आ गई। अब इसने दे क्या रखा है, सूडो दे रखा है। अब सूडो आप देखो यूनिट से चेक करो, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स होती है फर्स्ट ऑर्डर की, ये रहा सूडो सेकंड इनवर्स, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर की। अब आपके जो आंसर दे रखा है उसमें जब आप यूनिट चेक करोगे, ध्यान देना, यूनिट चेक करोगे तो यूनिट आ रही है डेसीमीटर की पावर 6, मोल की पावर -2 और सेकंड इनवर्स। तो जब मोल की पावर -2 आ रही है, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर को बता रहा है, किसको बता रहा है, थर्ड ऑर्डर को। समझ आ रही बात, मोल पर लीटर आता है मतलब फर्स्ट, केवल सेकंड इनवर्स आता है मतलब फर्स्ट, सॉरी मोल पर लीटर पर सेकंड आता है तो जीरो ऑर्डर, फिर केवल सेकंड इनवर्स आता है तो फर्स्ट, और अगर फिर आपके अगर केवल सेकंड इनवर्स आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, मोल पर लीटर की जगह लीटर पर मोल आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मोल -2 है, मतलब थर्ड ऑर्डर की बात हो रही है, ये आ रहा है। अब ये पूछ रहा है ट्रू रेट कांस्टेंट, मतलब ये पूछ रहा है केटी, क्लियर हो गया। अब आप इसको देखेंगे तो केटी जो है, मतलब के एस जो है वो किसके बराबर है, केटी साथ में आ गया H2O और साथ में आ गया H प्लस, ये आपके आ गया H प्लस, ठीक है, ये साथ में ले लेता हूँ इसको H प्लस। अब आपको क्या चाहिए, ट्रू पूछा इसने, द ट्रू रेट कांस्टेंट, तो ट्रू रेट कांस्टेंट जो है वो आपकी क्या आ जाएगा, के टी इक्वल्स टू के एस। अब के एस की मैं वैल्यू देख लेता हूँ, क्या दे रखी है, 1.39 इंटू 10⁻⁵ ये दे रखी है, ठीक है, ये -5 है, ठीक है, राइटिंग थोड़ी मेरे ऐसे आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर आपके नीचे H2 आएगा और H प्लस आएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन उसने दे रखी है 0.1 मोल, ये 0.1। अब आगे आपके H2, अब H2 की कंसंट्रेशन क्या लें, देखिए अगर आप H2 की कंसंट्रेशन लेंगे प्योर फॉर्म की, तो वहाँ पर आप मान लीजिए 1 लीटर है, डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो डेंसिटी 1 होती है इसकी, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर। तो यहाँ पर जब आप कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आपके वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट भी आप कह सकते हो। तो अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो उसका वेट इन ग्राम में 1000 मान लूंगा, और अपॉन में 18 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 18, मॉलिकुलर वेट 18 होता है। तो यहाँ पर आपके जब आप कंसंट्रेशन लिखोगे किसकी, H2O की, तो ये आ जाएगा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट इन ग्राम ये हो गया और मॉलिकुलर वेट हो गया ये। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करा, 0.1 जो है उससे 1 0 काट दिया, 0.1 से क्या करा, 1 0 काट दिया। अब आप ऑप्शन चेक करो, सब में पावर जो है -6 है, तो ये जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो -6 करेगा, तो ये 1 0 मैंने और काट दिया, ये -6 कर दिया, ठीक है। अब ये -6 जो है वो हटा दिया मैंने, अब बचा क्या 1.39, और ये मैंने 10 को डिवाइड करा 1.8 कर दिया इसको, तो क्या कर दिया 1.8। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, पॉइंट बाद में लगा देंगे। तो ये मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 एकम 8 दूनी 16 24, 24 और 6 30, 30 का 0 ये 3, 8 एकम 8 और 3 11, और ये हो गया 138, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आपके 2.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ इसका मैं क्रॉस चेक के लिए, तो 82 जो है
82 का आपके आंसर दे रखा है सेकंड, 2.5 अप्रॉक्स आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ोगे, ढंग से समझोगे और यूनिट से क्रॉस चेक करोगे तो ये तरीका आ रहा है। हालांकि ये अभी तक का ऐसा कोई क्वेश्चन पहले आरपीसी में ने नहीं पूछा है, नया क्वेश्चन है। तो एकदम से सोचना, एकदम से करना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोच के करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये चीज़ भी है कि हो सकता है सबको पता नहीं हो कि मैं वाटर की कंसंट्रेशन निकाली हो तो प्योर की, तो वो वेटिंग दिया अपन मॉलिकुलर वेट। अगर आप 1 लीटर मालेंगे तो वो आपके 1 लीटर में 1000 ग्राम होंगे डिवाइडेड बाय 18, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज। अब देखिए ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट का मतलब क्या है कि आप नोट्स देखेंगे तो मैंने वहाँ पर आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट की कम से कम 10 से 15 रिएक्शन करा रखी है कि किससे क्या रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये मैंने नहीं करवाई थी, लेकिन ये मिलती जुलती है। मिलती जुलती किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं किसकी? ग्रिग्नार्ड एजेंट की, तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है? RCOO और H। अब यहाँ पर इसने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, तो सल्फाइड लेंगे तो ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया? सल्फर आ गया। तो ये आपके हो गया ये S और ये H, ये बन गया। अब आपके ऑप्शन देखिए, डायथायो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, अब क्योंकि आपके CH3, तो ये मैंने कह दिया CH3 है, तो ये इथेनोइक एसिड बनता। क्या बनता? ये CH3 मानते तो इथेनोइक एसिड बनता। अब इथेनोइक एसिड में से ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया तो डायथायो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डायथायो इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सम कंपाउंड। अब देखिए इस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चन आरपीसी ने पहले पूछ रखे हैं और मैंने नोट्स पे भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल करा रखे हैं। तो देखिए ये आपके मैंने कुछ क्रॉप कर लिया कि भाई तरीका क्या है, और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अब मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बताया था, ये नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, क्या है? किसका निकालना है वो चेक करो। व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसकी? NH4OH की। अब आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करो जिसमें NH4 प्लस आए और OH आए। एक NH4 प्लस चाहिए और एक OH चाहिए। तो यहाँ पर मैं करना स्टार्ट करता हूँ। तो NH4 प्लस किस में है? इसमें। अब क्योंकि एक NH4Cl लेंगे तो एक NH4 प्लस मिलेगा, तो यहाँ पर आपने इसको ले लिया एज इट इज़, तो ये हो गया 130। मैं वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट, या चलिए मान लो वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको ये ले लेता हूँ। ये मैंने क्या करा, NH4Cl ले लिया। क्या ले लिया? NH4Cl ले लिया, मतलब NH4Cl की कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे एक H प्लस चाहिए। अब NH4Cl ले लिया तो एक काम और करता हूँ, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, और सही हो जाएगा। अब मुझे NH4 चाहिए था तो मैंने ले लिया। अब मुझे OH चाहिए, तो OH बेरियम हाइड्रोक्साइड में है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH हैं, तो मैं इसको हाफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? हाफ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस हाफ लिख देता हूँ, प्लस हाफ, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया बेरियम 2 प्लस प्लस 2 OH माइनस। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कंबाइंड था उसको मैंने हाफ कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा कि OH 2 की जगह मुझे एक मिल जाएंगे। अब ये तो मुझे मिल गए। अब मुझे एक NH प्लस चाहिए था वो मुझे मिल गया, और एक OH माइनस चाहिए था वो मुझे मिल गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, Cl माइनस और बेरियम को हटाना है, तो मैं माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? बेरियम क्लोराइड को। अब बेरियम क्लोराइड को क्योंकि मेरे को एक Cl हटाना है तो वो सेम चीज़ हो जाएगी, -1/2, और ये हो जाएगा बेरियम 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस, ये हो गया। अब जब आप इसको कैंसिल करेंगे, काटे पीटेंगे, तो आप देखेंगे कि ये एक Cl माइनस था, और ये क्योंकि हाफ है माइनस में, तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और बेरियम से बेरियम कट जाएगा। तो फाइनली बचा क्या? NH4 प्लस और आपके OH माइनस। रिजल्ट क्या मिला इसका? NH4 प्लस और OH माइनस, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब आप इसको ट्वाइस करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपने करा क्या फाइनली आपने क्या करा? NH4 प्लस और Cl माइनस, मतलब इसकी कंसंट्रेशन ये जो है कंडक्टेंस, वो डायरेक्ट ले लिया आपने 130। उसके बाद आपने क्या करा? बेरियम हाइड्रोक्साइड की ऐड करी कंडक्टेंस, लेकिन हाफ करके। तो 460 का हाफ कितना होता है? 460 का हाफ कितना होता है? 230। ये ले लिया आपने। और माइनस क्या करा? बेरियम क्लोराइड, वो भी हाफ करके। बेरियम क्लोराइड कितना? 240। तो ये मैंने कह दिया -120, ठीक है। सॉल्व करना है आपको। अब ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो -120 है, और ये 10 बच गया, 10 और ये 240। आंसर क्या आना चाहिए? 240, ये आ जाएगा आपका। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम टाइम लगेगा, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो बेस्ट तरीका मैंने आपको बता रखा है कि जिसकी कंसंट्रेशन पूछी है, जिसकी कंडक्टेंस पूछी है, वो आपके आने चाहिए फाइनल में। तो NH4OH है, तो जिसमें NH4 प्लस है उसको ऐड करो, जिसमें OH है उसको ऐड करो। अब जो बचेगा उसको माइनस कर दो, सॉल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर आयनिक कंडक्टेंस दे रही है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन रेस्पेक्टिवली। द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन आर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर अलग अलग तरीके से आप डिफाइन करते हो। थ्योरेटिकल डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं कि जो करंट सप्लाई हो रहा है या जो करंट फ्लो हो रहा है उसका रेशो कितना है। रेशो का मतलब
कि अगर कैटायन की बात करें तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है फ्रैक्शन में, और एनायन की बात करें तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर आप उसको करंट के फॉर्म में कह सकते हो, चार्ज के फॉर्म में कह सकते हो, कंडक्टिविटी के फॉर्म में कह सकते हो, कंडक्टेंस के फॉर्म में कह सकते हो। यहाँ कंडक्टेंस की बात हो रही है। तो देखिए थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है, ये मैंने क्रॉप कर लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेज नंबर 3। ये आपके कंडक्टेंस है ओवरऑल, तो ये कैटायन और एनायन से मिलकर बनी है। उसके बाद जब आप इसका रेशो लेंगे, ऊपर अगर कैटायन है और नीचे डेल है, मतलब ये आपके ओवरऑल कंडक्टेंस है, मतलब प्लस माइनस मिला के। तो ये इसने आयनिक मोबिलिटी ले रखी है, क्या दे रखी है, आयनिक कंडक्टेंस ले रखी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप चाहो तो इसके फॉर्म में लिख सकते हो आयनिक कंडक्टेंस, आप चाहो तो मोबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हो। ये किसके बराबर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट नंबर के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट नंबर। इसका मतलब अगर आपको कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर चाहिए, जैसे मैंने कहा आपको सोडियम प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर चाहिए, जैसे मैंने कह दिया T+, तो ये किसके बराबर होगा, अब आपके क्या दे रखी है, आयनिक कंडक्टेंस, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट प्लस, और अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, जो कि आपने ये लिख रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा मैथ्स आपको आनी चाहिए, गुणा भाग आपके आने चाहिए। यहाँ पर पावर जो है 10⁻⁻4 है, ये सेम है, तो इसको मैं हटा देता हूँ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको मैंने सिंपली ले लिया, ये आपके दे रखा है Na+ का 50.11 नीचे टोटल लेना है, तो टोटल मैं यहाँ कर लेता हूँ 50.11, और नीचे कितना है 76.34, तो 4 और 1 5, 3 और 1 4, ये हो गया 6, 7 और 5 12, 126.45, 126.45 ये आ जाएगा सोडियम का। ये किसका आ जाएगा, सोडियम का। और एक का आ गया, तो आपको पता है कि दोनों का जो ट्रांसपोर्ट नंबर का सम होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, या तो आप कर ही लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कैटायन का जो है वैल्यू जो है कैटायन की, वो एनायन से कम है, इसका मतलब कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से कम आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। अब ये 2 ऑप्शन बच गए, कैलकुलेशन वाइज कौन सा पास में आ रहा है, तो ये आप इसको कह सकते हैं अप्रोक्स 0.4 है। अब यहाँ पर आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है 50, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो आपका, देखिए इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लिया 50.11 डिवाइडेड बाय 126.45, ये आपके आ गया 0.396, ये आ गया, ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन आप करेंगे तो आपको पता है कि भाई ये 2 ऑप्शन तो कट गया, अब इन दोनों में से आना है, तो थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। टाइम की कमी की वजह से मैंने नहीं करा सॉल्व, आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डिबाय थर्ड पावर लॉ फॉर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर इज। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, क्वेश्चन तो अच्छा पूछा, लेकिन ऑप्शन ही ऐसे दिए कि कोई मतलब दिमाग ही नहीं लगाना। जब थर्ड पावर लॉ की हम बात करें तो जो T की पावर 3 आएगी, तो T की पावर 3 जो है ये इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें T नीचे ले गया, ये आंसर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, तो मैं आपको बार बार एक चीज़ कहता हूँ, वापस से रिपीट कर देता हूँ कि आरपीएससी प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें आपको थोड़ा फायदा मिलता है। फायदा मिलता है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि सिलेबस जो मेंशन होता है उसकी एक बाउंडेशन होती है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है स्कूल लेक्चर 2022 का, मतलब जस्ट इससे पिछले एग्जाम में पूछ रखा है, अनट्रू स्टेटमेंट अबाउट डिबाई T3 की लॉ इज, तो ये कह रहा है एट वेरी लो टेम्परेचर Cp इक्वल्स टू Cv, ये सही है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ Cp इक्वल्स टू Cv a T की पावर 3, ये भी सही है। द एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट टेम्परेचर T लेस देन 15 इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ, ये भी सही है। ये गलत है। तो कहने का मतलब क्या है कि Cp Cv के बराबर है, और वो किसके बराबर है, a T की पावर 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे Cv इक्वल्स टू a T की पावर 3, आंसर हो जाएगा। तो ये अगर आपका पढ़ा हुआ होता तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो विल बी। अब ये इसने रिएक्शन दे दी, उसका एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो एंट्रोपी प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी रिएक्टेंट। ये एक देखिए न्यूमेरिकल असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का है, इसमें इसने एंट्रोपी का कंसेप्ट सेम काम में लिया। ये क्या कह रहा है, फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, द इफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ A2 B2 एंड B3 आर दिस रेस्पेक्टिवली देन अबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको पहले डेल एस निकालना होगा, तो डेल एस निकालने के लिए मैंने यही तरीका काम में लिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखा है, आप वीडियो पे जाना, यूट्यूब में वीडियो पे जाना, उसमें आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है। एंट्रोपी चेंज क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंट्रोपी कितनी है, देखिए यहाँ पर दे रखी है सबसे पहले आपके नाइट्रोजन की, फिर दे रखी है ऑक्सीजन की, फिर दे रखी है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की कितनी है 210.45, लेकिन ध्यान रखना ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 210.45, ये प्लस में है, ये प्लस में है, 210.45, ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट आपकी एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन की कितनी है, -191.62 और
205.01, ये आपको सॉल्व करना है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई आपके, चलिए मैं इसको कर देता हूँ 420.9, और ये हो जाएगा आपके, इसको मैं अगर प्लस करूँ तो 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3, -396.63। ठीक है, 10 में से 3 गए, 7 बच गए, ये बचा 8, ये 2 बच गए, ये हो गया आपके 4, और ये हो गया 24, 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, ये रहा, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 24.27 आ रहा है, लेकिन इसने 24.28 दे दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको पता चल गया भाई प्लस में आ रही है, किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लस माइनस ही करना है केवल। देखिए ये क्या दे रखा है, बेस कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड टेक्स प्लेस बाय। अब देखिए बेस जो होता है वो क्या बनाता है, न्यूक्लियोफाइल बनाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई आपके X है और साथ में H है, और आपने क्या ले लिया, बेस ले लिया, तो बेस क्या करेगा, इस H प्लस पर अटैक करेगा। जब H प्लस पर अटैक करेगा तो ये आपके, इसको मैं कह देता हूँ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, X की जगह, तो ये हो जाएगा आपके न्यूक्लियोफाइल। और बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल है तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी नीचे स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग जो होता है वो डायरेक्टली अटैक कर देता है, कार्बोकेटाइन बनने नहीं देता। तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा और डायरेक्टली अटैक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, तो वो SN2 की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है, SN2 की। तो आंसर हो जाएगा SN2। ये आपके बेस कैटेलाइज क्लीवेज दे रखा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये अटैक करेगा इस पर, और ये आपके बाहर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, स्टेरिकली लेस एंडर पे अटैक करता है। तो हालांकि ये तो सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो स्टेरिकली लेस एंडर पे अटैक करता। तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN2। ठीक है, तो ये आपके पोलर सॉल्वेंट, देखिए ये मैंने कंडीशन दे दी, क्या दे दी, SN1 और SN2 में कंपैरिजन दे रखा है। क्या दे रखा है, कंपैरिजन। यहाँ पर आपके पोलर सॉल्वेंट है, माइल्ड न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो बेसिक कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को बताती है। तो ये आपके इस टाइप से क्वेश्चन भी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हेन कोप रीअरेंजमेंट, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन कोप रीअरेंजमेंट ऑफ मीजो 3,4 डाइमिथाइल 1,5 हेक्साडाइन इज कैरिड आउट, द मेजर प्रोडक्ट विल बी। अब देखिए कोप रिएक्शन मैंने आपको सिंपल पढ़ा रखी है कि ये इस टाइप से होती है, ये आपके इस टाइप से होती है। ठीक है, आपने कोप रिएक्शन कराई तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ, तो फाइनली क्या होता है, इस टाइप से हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रोडक्ट देखने में सेम ही लगता है, प्रोडक्ट देखने में क्या लगता है, सेम लगता है। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ इसने स्टीरियो ऐड कर दी। क्या कह रहा है, व्हेन कोप रीअरेंजमेंट ऑफ मीजो 3,4 डाइमिथाइल हेक्साडाइन। तो मीजो का मतलब इसने क्या करा, यहाँ पर 2 ग्रुप लगा दिए जिनकी स्टीरियो सेम है। स्टीरियो सेम मतलब सिस है, सॉरी, तभी तो ये मीजो बनेगा। तो मीजो कह दिया, और ये कह रहा है 4,5 डाइ, व्हेन कोप रीअरेंजमेंट ऑफ मीजो 3,4 डाइमिथाइल, मीजो है 3,4 डाइमिथाइल है, 1,5 हेक्साडाइन, 1,5 हेक्साडाइन बिल्कुल है, इस कैरिड आउट द मेजर प्रोडक्ट विल बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको स्टीरियो में जाना पड़ेगा। अब हालांकि इसकी स्टीरियो आपको नॉर्मली पता नहीं है, लेकिन इसको अगर आप मान लो कि ये वाला बॉन्ड में इसको इमेजिन करूँ, केवल ये मैंने डैश डैश बना दिया इमेजिन करने के लिए। तो आप देखो साइक्लोहेक्सेन को आप जानते हो, साइक्लोहेक्सेन को आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साइक्लोहेक्सेन है, उसमें आप एक बॉन्ड जो है उसको आप जो है मानो कि वो नहीं है, ये मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, वापस इस पे आ जाते हैं। तो ये मैंने इसका एक जो था बॉन्ड वो हटा दिया, ये वाला, ये यहाँ तक छोड़ दिया इसको। तो ये जो बॉन्ड बनता लास्ट में वो मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर ये मैंने कह दिया डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड बता दिया, उसके बाद आप देखोगे 1 2 3, दोनों की साइड से 3 देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पर और 1 2 3 यहाँ पर। तो ये दोनों अगर मैं बताऊँ तो आपके जो 1 2 पोजीशन है उसमें ये सिस है। और अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी हो तो 1 2 सिस क्या होता है, देखिए ट्रांस ट्रांस ले लिया तो वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, मतलब सॉरी एक्सियल एक्सियल ले लिया तो अपोजिट हो गया ट्रांस में। आपको चाहिए सिस, तो एक हो गया एक्सियल, एक हो गया इक्वेटोरियल, ये हो गया। और अब जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी कि ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ। तो फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इसमें ये वाला बॉन्ड हट गया तो ये हो गया और ये हो गया। तो ये आपके हो गया 1 2। ठीक है, ये आपके इसमें मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको बैक ले लेते हैं, इसको मैं वापस बना देता हूँ पूरा ताकि समझने में आसानी होगी। ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला बॉन्ड हट गया है, तो इस बॉन्ड को अगर मैं हटाऊँ तो ये मैंने इसको हटा दिया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए वापस इस पर आ जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने इसको हटा दिया। अब हटाने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके जो है ये यहाँ पर ऐसा का ऐसा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये आपके डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल का ऐसा कैसा है। बाकी आपके स्ट्रक्चर में बन गए बॉन्ड। अब आप देखेंगे ये जो डबल बॉन्ड है ये सिस है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ट्रांस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस। आंसर क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस। तो कहने का मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है।
क्योंकि आपके देखिए एलिमेंट्री नॉलेज दे रखी है, तो अब ये क्या है कि थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे कि डील सेल्टर कॉमन रिएक्शन होती है, तो वो मैंने आपको पूरी डेप्थ में करा रखी है विथ स्टीरियो विथ रिजियो। यहाँ पर इतना क्योंकि देखिए ये हायर लेवल हो गया, तो ये मैंने आपको इतनी स्टीरियो नहीं बताई थी, लेकिन क्लिक नहीं करेगा अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो, लेकिन सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है ग्लास इज, अब ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ग्लास इज ओपेक टू इंफ्रारेड रेडिएशन। अब देखिए ओपेक का मतलब क्या होता है, देखिए तीन फिनोमेना होता है। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, अगर लाइट जा रही है इस पे, तो तीन फिनोमेना होता है। एक तो ये ट्रांसमिट हो जाए, इसको मैंने कहा ट्रांसमिट मतलब आर पार हो गई। एक होता है कि इसके अंदर थोड़ी सी आ जाए तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, और एक होता है वापस चली जाए उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये कह रहा है कि ग्लास इज ओपेक, ओपेक का मतलब जो आर पार ना होने दे, तो आर पार नहीं होने देगी मतलब ये ऑप्शन कट गया। अब दो ऑप्शन बच गए, एब्जॉर्ब कर सकता है या रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये क्या कह रहा है, अ ग्लास इज ओपेक टू इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इट पार्टली रिफ्लेक्ट एंड पार्टली एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन। चलिए आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑल्सो ट्रैप हीट एज दे आर ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट बट नॉट टू द हीट रेडिएशन। अब देखिए ये आपके ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट है उसको समझाने का क्वेश्चन है। क्या है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, कि आपके सन से जो रेडिएशन आ रही है, लाइट रेडिएशन, वो तो अर्थ पे आ गई, लेकिन जब अर्थ पे वो टकराती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो जब वो रिटर्न होती है तो देखिए होता क्या है, आपको अगर एनर्जी का आइडिया हो तो विजिबल की जो एनर्जी होती है वो IR से ज़्यादा होती है। तो जो हीट रेडिएशन जो आप कह रहे हो वो एक्चुअल में IR रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो सनलाइट जो है विजिबल जो है उसकी वेवलेंथ, मतलब आप कह सकते हो वेवलेंथ आपकी कम है, मतलब एनर्जी जो है ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। तो एनर्जी ज़्यादा है तो वो आ गई और रिटर्न नहीं हो पाई। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि, और आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। क्यों, क्योंकि वो सनलाइट जो आ रही है विजिबल उसको तो आने दे रही है, लेकिन जो आपके हीट रेडिएशन जो IR जा रही है उसको नहीं जाने दे रही। मतलब ये सही है। और ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ग्लास इज ओपेक टू इंफ्रारेड रेडिएशन, ग्लास इंफ्रारेड के लिए ओपेक है, बिल्कुल सही है। इट पार्टली रिफ्लेक्ट एंड पार्टली एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। क्या हो गए, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जिसको आप ग्लास से बना के समझाते हैं, तो वो सेम कंसेप्ट है कि लाइट रेडिएशन को तो वो आने देता है, लेकिन हीट रेडिएशन जो है उसको पार नहीं होने देता, या तो रिफ्लेक्ट कर देता है या उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ज़बरदस्त क्वेश्चन कैसे है, अगर एक चीज़ उसने सिंपल पूछी होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसने थोड़ा और घुमा के पूछ लिया। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांजिशन इन क्रोटोनेल्डिहाइड। क्रोटोनेल्डिहाइड आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है क्रोटोनेल्डिहाइड। यहाँ पर इसने लैम्डा मैक्स दे रखा है और लॉग एप्सिलॉन मैक्स दे रखा है। मतलब एक तरह से लॉग को अगर मैं छोड़ूं तो एक तो लैम्डा दे रखा है और एक दे रखा है एप्सिलॉन। क्या दे रखा है, एप्सिलॉन। लैम्डा और एप्सिलॉन दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके क्रोटोनेल्डिहाइड है क्या, तो क्रोटोनेल्डिहाइड जब आप देखेंगे तो 4 कार्बन है, ठीक है, और ये आपके एल्डिहाइड हो गया और ये आपके डबल बॉन्ड हो गया। ये क्रोटोनेल्डिहाइड है। इसका मतलब क्रोटोनेल्डिहाइड है क्या, एल्किन और कार्बोनिल दोनों ग्रुप प्रेजेंट है उसमें। अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था B फॉर बेंजीन, याद करने के लिए B फॉर बेंजीन मतलब एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक के लिए। तो B फॉर बेंजीन का मतलब एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक, तो B बैंड तो होगा नहीं, ये कट गए। अब बच गए 2 बैंड। अब 2 बैंड बच गए, कौन सा, एक K बैंड और एक R बैंड। K बैंड मैंने बताया था कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कह सकते हो, या आपके कार्बन ऑक्सीजन भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि पाई टू पाई स्टार है, N2 पाई स्टार नहीं है। तो जो कार्बनिल होता है उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, पाई टू पाई और N2 पाई। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप क्या दिमाग लगाते कि पाई टू पाई अलाउड ट्रांजिशन होता है, उसके लिए एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, और N2 पाई क्या होता है, फॉरबिडन होता है। तो यहाँ पर इसकी एप्सिलॉन मैक्स है 10 से 100 और इसकी एप्सिलॉन मैक्स कितनी है, 10,000 से लेके 25,000। अब यहाँ पर ये सीधी एप्सिलॉन की वैल्यू देता तो फिर भी ठीक था, इसने लॉग ले लिया, ये एक कदम आगे चल गया ये। तो यहाँ पर इसका आंसर लैम्डा से नहीं आएगा। इसका आंसर कैसे आएगा कि भाई आपको मैंने बताया B फॉर बेंजीन है, मतलब एरोमेटिक तो है नहीं सिस्टम, 2 ऑप्शन कट गए। अब बचा R बैंड और K बैंड। अब आपको चेक करना है एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए अगर ये मैं इसको लेता लॉग, तो 10 का लॉग 1 होता है और 100 का लॉग 2 होता है। इसका मतलब जो लॉग आता है वो 1 से 2 के बीच में आता। किसके बीच में आता है, 1 से 2 के बीच में आता। लेकिन इसका लॉग 4 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 10⁴ से भी ज़्यादा वैल्यू है, 10 की घात 4 से भी ज़्यादा वैल्यू है। अब आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 10 की घात 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 4 लॉग लेते तो इसका 4 आता और इसका और ज़्यादा आता। तो ये आपके हो जाएगा ये वाला K बैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K बैंड। तो ऐसा क्वेश्चन पहले इसने बैंड से रिलेटेड पूछ रखा है, लेकिन इसने लॉग देके और एक कदम आगे चला गया। देखिए ये क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, द एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व ड्यू टू N2 पाई स्टार ट्रांजिशन इज नोन एज। ये कह रहा है कि भाई N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है वो उस बैंड को आप क्या कहते हो। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2 बार पूछ रखा है, 2004 और 2016। तो यहाँ पर कौन सा बैंड
शो कर रहा है कौन सा ट्रांजिशन, वो उसने पूछ रखा है। तो पाई टू एन टू पाई ट्रांजिशन कौन शो करता है, आर बैंड, ये पूछ रखा है। इसका मतलब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन से बैंड कौन शो करता है और कौन से बैंड में ट्रांजिशन कौन सा है, आर बैंड में ट्रांजिशन कौन सा है और के बैंड में ट्रांजिशन कौन सा है और बी में ट्रांजिशन कौन सा है और कौन शो कर रहा है, लैम्डा वैल्यू क्या है और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है। हालांकि देखिए इसका जब क्वेश्चन आएगा तो लैम्डा से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि लैम्डा वेरी कर जाता है, एप्सिलॉन की रेंज से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा, एप्सिलॉन की रेंज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा तब आएगा। क्योंकि अब देखिए होता क्या है कि कई बार क्या होता है, कंसेप्ट जो होते हैं नेट और गेट के लेवल के होते हैं तो वो आपको नॉर्मल जब क्लास होती है उसमें नहीं बताते, लेकिन थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है, इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अब ये देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी, कार्बोनिल की बात कर रहा है, तो ये कार्बोनिल है, ठीक है, ये नीचे सी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कह रहा है कि इनका जो इंफ्रारेड का ऑर्डर आएगा फ्रीक्वेंसी का वो क्या आएगा। तो एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि आपके, जैसे मैंने बता रखा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इस टाइप से आप देखेंगे बॉन्ड एनर्जी, और एक चीज़ आती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीज़ आती है। अब कार्बोनिल का जब आप एमओ डायग्राम देखते हैं तो ये मैंने एमओ डायग्राम जो मैंने आपको चार्ट बना रखा था केमिकल बॉन्डिंग में, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर आपको कौन सा ऑर्बिटल नीचे है कौन सा ऊपर ज़्यादा नहीं जाना, आपको केवल चेक क्या करना है, होमो ल्यूमो, ये आपके होमो दे रखा है, ये आपके ल्यूमो दे रखा है। तो ल्यूमो जो है वो एंटी बॉन्डिंग है, ल्यूमो जो है कार्बोनिल का वो एंटी बॉन्डिंग है। क्या है, एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग होने से क्या होगा, देखिए होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भरा हुआ है, ल्यूमो मतलब अनऑक्यूपाइड है। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बोनिल तो ये अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन ले, मतलब जो ऑर्बिटल अनऑक्यूपाइड है पाई एंटी बॉन्डिंग उसमें लेगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हो। ये जो ग्रुप हैं बेंजीन और ये सब इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग में, और पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे एंटी बॉन्डिंग में जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है के पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि इस पर लोन पेयर भी है और ऑक्सीजन की तुलना में इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है। सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो सबसे कम इसकी हो जाएगी, तो सबसे कम एक ही होनी चाहिए। तो एक ही सबसे कम जो है 2 में है, बाकी और चेक कर लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन भी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन CH3 जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन दे देगा, तो ज़्यादा नंबर पे फिर ये दे रहा है, तो मतलब ए के बाद बी होना चाहिए, तो ए के बाद बी होना चाहिए, ये हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। ये तो हो गया कंसेप्चुअल। अब इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आप अपना दिमाग वैसे भी लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग दे रखा है, एल्डिहाइड भी दे रखा है, कीटोन भी दे रखा है। तो जब आप कंपेयर करेंगे एल्डिहाइड की दे रखी है 1750 से 1720 और कीटोन की दे रखी है 1725 से 1700, इसका मतलब कीटोन की कंपेरेटिवली रेंज कम दे रखी है और एल्डिहाइड की ज़्यादा दे रखी है। तो एल्डिहाइड जब आप देखेंगे तो ये हो गया एल्डिहाइड, और कीटोन जब आप देखेंगे तो ये हो गया कीटोन। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइड में एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसमें 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दोगे उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो अगर आप ये सब नहीं भी पता है, एंटी बॉन्डिंग छोड़ दो, यहाँ से आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज़्यादा हैं उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, और जिसमें लेने वाले हैं उसकी बढ़ रही है। तो आप देखेंगे अमाइड की भी कम आती है क्योंकि अमाइड में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझा रही बात। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से लॉजिक लगा के कर सकते हो, नहीं तो एक्चुअल कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि देखिए आरपीएससी ने अभी तक रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे थे, डायरेक्ट पूछता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये क्यों होगा। यहाँ पर इसने अच्छा रीजनिंग पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इंटरमीडिएट रेडिकल फॉर्म इन द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ये कह रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन में कौन सा इंटरमीडिएट रेडिकल फॉर्म होगा। तो देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, ड्यूरिंग ओजोन डिप्लीशन प्रोसेस इन नेचर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन फॉलोइंग फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड एक्सेप्ट द। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं बनेगा, बाकी तीनों बनेंगे। अब ये बनेंगे इसका मतलब ये तो बन ही रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑप्शन दे रखा है CLO, ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रेडिकल बन रहा है वो आपके यहाँ दे रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अब देखिए द इंटरमीडिएट रेडिकल फॉर्म्ड इन द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के लिए पूछा है, हालांकि इसने मेंशन नहीं करा किसकी वजह से, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, CLO रेडिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैच द नेम ऑफ द एलिमेंट्स इन कॉलम 1 विद देयर IUPAC नेम इन कॉलम 2। अब देखिए देखा जाए तो जब पुराना सिलेबस था वहाँ पर मेंशन था IUPAC हैवियर मेटल्स का, ठीक है, जो आपके सुपर हैवी एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पर उसका, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा, कोई टिपिकली सिंपल है। सिंपल क्या है कि अननिल, अननिल का मतलब होता है 10, ठीक है, ये आपको नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो समझ में आता है कि भाई बायम का मतलब 2 होता है, ट्रायम का मतलब 3 होता है, ऑक्टियम का मतलब 4 होता है।
तो अगर मैं कह रहा हूँ बायम मतलब 102, ट्रायम मतलब 103, ऑक्टियम मतलब 108, अनिल ऑक्टियम। अब जो आपके देखेंगे अन अन ईयम, तो अन का मतलब ये हो गया ऐसे, बात समझ आ रही है। तो अब इसको अगर मैं ज़्यादा डिटेल में न जाऊँ, सिंपल सी बात करते हैं। देखिए ये जो एलिमेंट है ये भी आपने सारे नहीं पढ़ रखे होंगे, लेकिन आपने एफ ब्लॉक पढ़ रखा है, तो मैंने सबको नहीं लिया, एफ ब्लॉक को क्रॉप कर लिया, ये रहा एफ ब्लॉक की जो टेबल थी वो मैंने क्रॉप कर ली, ये रही। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए इसको इसको पहले वाले को छोड़ देते हैं और तीसरे वाले को छोड़ देते हैं। ये दो आपको पता है, नोबेलियम आपको पता है, लॉरेंशियम आपको पता है। तो नोबेलियम और लॉरेंशियम जो है वो 102 103 पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? 102 और 103 पे। तो बायम जो है वो 102 के लिए ये रहा, और ट्रायम जो है 103 के लिए ये रहा। तो 102 और 103 को आपको पता चल गया कि भाई 102 पे क्या है, नोबेलियम है, और 103 पे क्या है, लॉरेंशियम है, मिला लो। बायम का कहाँ गया, ये रहा, 102 पे नोबेलियम है, इसको मैंने मिला लिया इससे, और ट्रायम कहाँ गया, ये रहा, ये आपके हो गया लॉरेंशियम। तो ये आपने देखा कि ए जो है वो 4 से मिल रहा है, तो ये आपके 2 ऑप्शन कट गए। और बी जो है, बी का मतलब लॉरेंशियम की अगर हम बात करें, मतलब आपके डी जो है, बायम जो है वो आपके मिल रहा है सेकंड से, डी सेकंड से मिल रहा है, ये रहा। तो ए फोर्थ से मिल रहा है, फोर्थ का मतलब ट्रायम जो है लॉरेंशियम है, और जो आपके बायम है वो आपके नोबेलियम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पढ़ा होता एफ ब्लॉक का तो आपको सीक्वेंस पता होता। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर मान लो एग्जैक्ट भी नहीं पता तो बायम ट्रायम एक साथ आ रहे हैं, बायम ट्रायम क्या आ रहे हैं एक साथ, और आपको पता है नोबेलियम और लॉरेंशियम एक साथ आते हैं। तो एक साथ किस में मैच हो रहा है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज। अब सिंपल सा ये है, ये देखिए फॉर्मूले दे रखे हैं। तो डेल टीबी जो है ये पूछ क्या रहा है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो डेल टीबी की वैल्यू दे रखे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल टीबी की वैल्यू ले ली। जब आप डेल के फॉर्म में लेते हैं तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यूनिट को, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप कह रहे हैं के बी ले लिया जिसको आपको निकालना है। 1000 डब्ल्यू, 1000 ये हो गया डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। तो वेट इन ग्राम पर मॉलिकुलर वेट है, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिकुलर वेट। इसका कितना होता है मॉलिकुलर वेट, 180 होता है। कितना होता है 180। और यहाँ पर आपके दे रखा है सॉल्वेंट का 100 ग्राम, तो ये आपके हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये आ गया 1.8। तो ये हो जाएगा आपके, ये हो गया 10, ठीक है। तो ये के बी जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं दी है, आपको फॉर्मूला याद है, आप वैल्यू रखो, सॉल्व हो जाएगा। तो अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, देखिए अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल है जिसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे हो तो वो आसान मानता हूँ मैं उसको, जिसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, आपको फॉर्मूला याद है, वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। जिसमें आपको खुद को थोड़ा सा दिमाग लगा के एफर्ट लगाना है, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, वो टिपिकल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप देखिए लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि एक कंसेप्ट पकड़ा उसी पे क्वेश्चन पूछने लग गया, जैसे मोलरिटी भी पूछ रखा था। ये क्या दे रखा है, 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 500 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को इसने 500 ग्राम वाटर में मिक्स किया, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन पूछ रहा है। अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है एक्चुअल में नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन कई बार साइन को इग्नोर कर देते हैं। ये मैंने कह दिया डेल टी एफ। अब डेल टी एफ क्या है, के एफ। अब के एफ का दे रखा है, क्या दे रखा है 1.86, ये हो गया 1.86। अब आगे क्या दे रखा है, सेम फॉर्मूला है 1000 इंटू डब्ल्यू, 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू क्या है वेट, वेट कितना दे रखा है 50 ग्राम, 50 ग्राम लिख देता हूँ, अपॉन मॉलिकुलर वेट। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिकुलर वेट कितना है ये आपको निकालना है। तो इसने इसका फॉर्मूला दे रखा है, या तो इथाइलिन ग्लाइकोल आपको खुद को याद हो, या फिर उसने क्या कर रखा है फॉर्मूला दे रखा है। तो देखिए कार्बन कितना हो गया 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का एक होता तो 6 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना तो 16, 16 दूनी 32। तो ये हो गया 6 4 10 2 12 का 2 हासिल का 1, कितना हो गया 3 और 3 6, 62 आ गया। कितना आ गया अप्रॉक्स 62। तो ये आपकी हो गया वेट, मॉलिकुलर वेट जो है वो नीचे आ रहा है 62, और वेट कितना दे रखा है 500 ग्राम। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कि ये आपके कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 5 से 5 ये कट गया। अब आपके कितना बच गया 186 डिवाइडेड बाय 62। ये मैंने 100 को मल्टीप्लाई करा तो इसका पॉइंट हट गया। तो ये मैं सिंपल 2 से करता हूँ पहले। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6। तो ये लगभग आपके 3 के आसपास आ रहा है, 3 ही आ रहा है आसपास, क्या 3 ही आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, मोलैरिटी पूछिए 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 98% वेट H2SO4। अब यहां पर देखिए मोलैरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ये रहा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इक्वल्स टू लास्ट फॉर्मूला देखिए वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन V इन ml। अब यहां पर क्या है कि वेट इन ग्राम जो है वो किसका है, सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट का वेट इन ग्राम आपको देखेंगे तो यहाँ पर दे नहीं रखा, लेकिन आप वेट परसेंटेज से एक चीज़ अज्यूम करके ले सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेशन तो सेम ही रहती है। अगर कोई सॉल्यूशन है उसको मैं अगर 2 में डिवाइड कर दूँ तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको कंसिडर एक बार नहीं कर रहा, मैंने क्या कंसिडर करा कि भाई वेट परसेंटेज कितना दे रखा है उसके हिसाब से मैं सॉल्व करूँगा। अब मुझे एक चीज़ पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मुझे वॉल्यूम हटाना है, क्योंकि अगर मैंने वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया तो फिर मुझे मास वेट इन ग्राम पता नहीं है। ठीक है, तो वो मुझे डेंसिटी से निकालना है। तो मैंने क्या करा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो कहने का मतलब है वॉल्यूम मुझे ये वाला डायरेक्ट काम में ना लेके मास अपॉन डेंसिटी लेना है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर वेट इन ग्राम। अब मैंने एक चीज़ अज्यूम करी कि जो टोटल वेट है वो 100 ग्राम है। भाई वेट परसेंटेज क्या कहता है, 100 में से। वेट परसेंटेज कहता है कि 100 में से कितना है, तो ये क्या कह रहा है कि 98% है H2SO4। मतलब 100 अगर ग्राम सॉल्यूशन का वेट है तो 98 H2SO4 का है। तो सॉल्यूट H2SO4 है तो 98 मैंने ले लिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, ये मैंने 98 ले लिया इनटू 1000, क्योंकि मैं वॉल्यूम जो है ml में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, ग्राम पर ml की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास मैंने कितना अज्यूम कर लिया, 100। मास मैंने कितना अज्यूम करा, 100 अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.84 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml ले रखी है, इसलिए फिर मैंने ml में उसको कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम को। ये आपके आ गया। अब फाइनली आप देखेंगे तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो फाइनली अगर इसको आप फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे तो वेट इन ग्राम तो है ही ऊपर, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो है ही, इनटू अब ऊपर क्या बचा 10 और डेंसिटी। ये आपका फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला। वेट वॉल्यूम के तो मैंने आपको काफ़ी सारे करवा रखे थे, लेकिन ये वेट वाला है, तो ये आपके फॉर्मूला बन गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट गया, 1.84 इंटू 10 18.4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप और जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिस ब्यूट टू इन ऑन रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स। अब ये आपके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है। तो मैंने कहा कि भाई ये आपके एल्कीन है। ठीक है, ये एल्कीन है। अब आप हाइड्रोक्सिलेशन करा रहे हो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, तो बनेगा क्या, ये आपके OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH। ये OH आ जाएगा। अब OH आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का जो एडिशन होता है वो सिन होता है, मतलब सेम साइड से एडिशन होता है। अब सेम साइड से एडिशन होता है वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन यहाँ पर इसने स्टीरियो दे दी तो स्टीरियो और टिपिकल होगी। अब यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो डायऑल बन रहा है। क्या बन रहा है, डायऑल। तो ये आपके जो एसिटिक एसिड है इसको तो हटा दो, अब बच गया डायऑल। अब डायऑल में उसने स्टीरियो पूछ ली। तो अब एक देखो, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक में आपको कुछ नहीं लगाना, उससे सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया आपके। अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं चेक करूँ तो वो ऐसे होता है। मैं आपको दूसरा तरीका ही बताऊंगा। ये प्रोडक्ट या तो ऐसे होगा स्टीरियो वाइज कि भाई ये मीजो बन गया, या फिर क्या होगा, अपोजिट साइड होंगे, एक OH इधर और एक OH इधर। तो ये मीजो बन जाएगा और ये बनेगा तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो अब आप चेक करो कि ये जो इसने 3 ऑप्शन दे रखे, इसमें एक में इसने माइनस दे दिया और एक में इसने प्लस दे दिया। अब अगर ये बन रहा है तो ये तो आपके मीजो है, तो ये तो प्लस माइनस है ही नहीं। लेकिन ये बन रहा है तो ये आप कह सकते हो कि भाई पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनेगा। अब यहाँ पर आपके क्या है कि आप पेयर ऑफ एनेंशियोमर जब बना रहे हो तो दोनों बन रहे हैं बराबर मात्रा में, प्लस भी बन रहा है और माइनस भी बन रहा है बराबर फॉर्म में। तो एक प्लस और एक माइनस का कंसेप्ट तो है ही नहीं, क्योंकि वो आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है कि भाई आपके क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसने क्या करा, एक तो होगा नहीं, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, तो ये दोनों कटेगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको इनडायरेक्ट तरीका बताया। अब आप बोलोगे सर इतना दिमाग तो हमारा चलता तो बात ही क्या होती। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए ये मैंने हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है कि ऐसे एडिशन होगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने उसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को ना लेके ब्रोमीन के लेके समझाया था। और ये देखिए, ये मैंने पूरा वीडियो में एक देखो, ये देखो क्या दे रखा है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ क्या है। मैंने बता रखा है कि एक तरफ है एल्कीन, एक तरफ है एडिशन और एक तरफ है प्रोडक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, एल्कीन क्या हो सकती है, सिस हो सकती है, ट्रांस हो सकती है।
ठीक है, सिस को मानो प्लस, ट्रांस को मानो माइनस, ठीक है। एडिशन जो है सिन हो सकता है जो कि आपके प्लस मानो, और एंटी हो सकता है जो कि आप मानो माइनस। उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो इरीथ्रो हो सकता है, उसको प्लस मानो, और 3 हो सकता है, उसको माइनस मानो। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ समझाने का। ये आपके आ गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा मैथ्स का 10th क्लास में। क्या, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बनेगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बनेगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बनेगा। अब आपको क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आपको चेक क्या करना है कि भाई प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, प्लस को माइनस से करो, माइनस को प्लस से करो, या माइनस माइनस करेगा, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर आपको दे क्या रखा है, सिस ब्यूटीन, मतलब सिस को लेना है आपको, सिस ब्यूटीन, ये तो इसने दे दिया। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिन एडिशन शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही तो आएगा, इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब दोनों सेम साइड, और ये क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ये आपके मीजो हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, मीजो। ये देखिए ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये मैंने सारा आपको समझा रखा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ये सारा आपको दे रखा है यहाँ पर। क्लियर? चलिए, ये आपके देखिए मैंने आपको हिंट के लिए दे दिया। द रिएजेंट यूज फॉर सिस हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। सिस का मतलब दोनों सेम साइड से बात कर रहे हैं यहाँ पर। और डाइब्रोमाइड मैंने आपको वैसे समझा दिया कि भाई इसकी स्टीरियो से तो अभी तक तो पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार इसने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पूछ लिया। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके नोट्स में से नहीं थे, वो मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं कराए, वो जब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे वहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो ये आपने देखा कि 125 प्लस, आप देखेंगे जितने भी वीडियो है, 3 पार्ट में वीडियो है, तीनों को आप मिलाएंगे तो आपके अप्रॉक्स 130 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें से मान लीजिए आप अगर माने कि भाई ये 1-2 क्वेश्चन तो नहीं है नोट्स में से, कोई बात नहीं, 125 प्लस क्वेश्चन आपको मिल गए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे, रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके पास सिलेक्ट होने के लिए वो है आपके जीके। अब अगर आप केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा टाइम लगा देंगे कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा जीके पढ़ने के लिए, तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा, सिलेक्शन कैसे होगा? इसलिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप केमिस्ट्री पढ़ो सिलेक्टेड, क्योंकि आपको पता है कि भाई केमिस्ट्री में तो 40% का कोई कंसेप्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि इतने तो आपको आती है, लेकिन जीके में प्रॉब्लम आ रही है। तो केमिस्ट्री लिमिटेड पढ़ो और इतनी पढ़ो कि भाई आपका अच्छा स्कोर हो जाए, बाकी टाइम दो आप जीके में, तब जाके आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।